अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स का माइंड कैंडी रिवीजन, जहां पर सारी चीज़ों को एक दिन के अंदर में मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा के देने वाला हूं सर्विस टैक्स में। ये आपके मई 17 और नवंबर 17 एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ये वीडियो काफ़ी स्पीड में रहेगा, इसीलिए मैंने आपको एडवाइस दिया था कि आप सुनते वक्त में हेडफोन का इस्तेमाल करोगे या फिर आप वीएलसी मीडिया प्लेयर में स्पीड को कम करोगे, स्लो करोगे। यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट ने एडवाइस किया है कि म्यूजिक की ज़रूरत नहीं होती है वीडियो में, तो यहाँ पर मैंने म्यूजिक नहीं दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अब आगे से इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं, अगर आपको भी कुछ एडवाइस देना हो तो आप मुझे cacs@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इवन अगर आप रिव्यू देना चाहते हो मेरे वीडियोज़ के रिस्पेक्ट में, तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो रह सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो डायरेक्टली cacs@gmail.com पे। अदरवाइज आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो इन वीडियोस को इंप्रूव करने के रिस्पेक्ट में, या फिर कहीं कोई गलती आपको नजर आती है, तो आप प्लीज मुझे मेल करना ना भूले। मेरी ईमेल आईडी cacs@abhinavjha@gmail.com है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन वीडियोस के बारे में अपनी चर्चा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने सर्विस टैक्स शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि 14% के रेट से प्लस स्वच्छ भारत सेस प्लस कृषि कल्याण सेस जो होता है, ये बोलकर सर्विस टैक्स सारे सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट पर चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन डिक्लेयर्ड सर्विस पर चार्ज किया जाता है। उसके बाद कुछ डिफिनेशन के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपका 65B का 44 था, जो कि सर्विस को डिफाइन करता है। इसके साथ हम लोगों ने 4 एक्सप्लेनेशन को देखे थे। फिर हम लोगों ने कई एस्पेक्ट पर चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से मैंने कृषि कल्याण सेस के बारे में पूरे डिटेल सर्कुलर के बारे में आपको बताया था, कृषि कल्याण सेस के बारे में। तो उम्मीद है पिछली वीडियो को आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में अपनी चर्चा। चैप्टर नंबर 2 आपका है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 67A आता है। सेक्शन नंबर 67A क्या बोलता है? किस दिन की डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड वैल्यू, जो सर्विस टैक्स की जो रेट होगा वो किस दिन का लेंगे और वैल्यू जो है वो किस दिन का लेंगे, उसके बारे में आपको कौन बताता है? तो उसके बारे में आपको सेक्शन नंबर 67A बताता है। और सेक्शन नंबर 67A का एक एक्सप्लेनेशन होता है। वो एक्सप्लेनेशन क्या बताता है? वो एक्सप्लेनेशन आपको बताता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है। तो ये सेक्शन नंबर 67A में आपको क्या बताया गया है? रेट बताया गया है। उसके बाद आपको वैल्यू बताई गई है, मतलब किस दिन की वैल्यू लेनी है और किस दिन का रेट लेना है। तो जब सर्विस टैक्सेबल सर्विस को प्रोवाइड या एग्री टू बी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा आप सर्विस को प्रोवाइड या एग्री टू बी प्रोवाइड, एग्जाम में भी लिखते वक्त में आपको ध्यान देना है, प्रोवाइड और एग्री टू बी प्रोवाइड ये दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखना है, क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है, ये अवे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब टैक्सेबल सर्विस को प्रोवाइड या एग्री टू बी प्रोवाइड किया जाता है, उस दिन के रेट और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस लेंगे। फाइनेंस एक्ट 2016 ने क्या बोला? फाइनेंस एक्ट 2016 ने यहां पर अमेंडमेंट करके बोला कि यहां पर टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए जो रेट के लिए आपको लेना है, उसके रिस्पेक्ट में रूल प्रिस्क्राइब किया जाएगा, यानी कि रूल्स के हिसाब से हम लोग लेंगे। टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो लोग हम लोग रूल के हिसाब से लेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज रूल के हिसाब से जो टाइम आएगा या पॉइंट ऑफ टाइम आएगा उस दिन का रेट लेंगे। वैल्यू के बारे में जहां तक हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहां पर आपका जब टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड या एग्री टू बी प्रोवाइड किया जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज इसके बारे में बताता है। रेट ऑफ एक्सचेंज यहां पर आपका एक्सप्लेनेशन बताता है, इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बताता है? रूल नंबर 11 के हिसाब से जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल होता है, आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल जो होता है, उसके प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए, मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल को अप्लाई करते हुए, जो आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो जनरली आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप अप्लाई करते हो, उसके हिसाब से जो रेट ऑफ एक्सचेंज आप लेते हो, वही रेट ऑफ एक्सचेंज यहां पर सर्विस टैक्स पर्पस के लिए भी लोगे। रेट ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी वगैरह को कन्वर्ट आपको करना है, तो उसके लिए रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं रूल के बारे में, कौन सा रूल है ये? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2D। रूल नंबर 2D क्या बताता है कि आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के लिए जो इनवाइस होता है उसका मतलब क्या होगा? इनवाइस का मतलब क्या होता है? तो इनवाइस का मतलब होता है जो कि रूल नंबर 4A में बताया गया है, सर्विस टैक्स रूल के रूल नंबर 4A में बताया गया है, सर्विस टैक्स रूल के। और याद रहे यहां पर 4A कौन सा रूल है? सर्विस टैक्स रूल है। सर्विस टैक्स रूल के रूल नंबर 4A में बताया गया है। यहां पर दो बातें बताई गई है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में, यहां पर दो बातें बताई गई है। पहली बात यहां पर क्या बताई गई है? पहली बात बताई गई है कि आपका नॉर्मल केस में क्या होगा और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या होगा। सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल केस,
और दूसरा आता है आपका कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस। अब ये नॉर्मल वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है आईडीटी में आपके फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने अपने मन से यहाँ पर इसको नॉर्मल केस बोला है। नॉर्मल केस में 30 दिनों के अंदर में जब आपका सर्विस कंप्लीट करता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को कंप्लीट करता है या पेमेंट रिसीव करता है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में अर्लियर होता है, ठीक है, उसके 30 दिनों के अंदर में जनरली इनवॉइस इशू करना पड़ता है सर्विस को कंप्लीट या फिर आपका जो पेमेंट रिसीव किया उसके 30 दिनों के अंदर में आप पेमेंट रिसीव किया तो पेमेंट रूल नंबर 2A में बताया गया है। डेट ऑफ पेमेंट जो होता है ये रूल नंबर 2A में बताया गया है, रूल 2A और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल में बताया गया है। तो जहां तक बात करते हैं कंप्लीट किया, रिसीव किया उसके 30 दिनों के अंदर में, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी वगैरह का सवाल है तो ये 30 दिनों की जगह पर उन स्पेशल लोगों को 45 दिनों का समय दिया गया है। इनवॉइस इशू करने के लिए उनका 45 डेज का समय दिया गया है। अब जहां तक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी इवेंट होता है, जो कि सर्विस रिसीवर को कंसिडरेशन पे करने के लिए ऑब्लिगेशन देता है, वो सारे इवेंट जो होंगे उसको आप डेट ऑफ कंप्लीशन मानोगे। सी किसको मानोगे? डेट ऑफ कंप्लीशन को मैं सी बोलूंगा और पेमेंट रिसीव को आर मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो सी किसको मानोगे? तो सी डेट ऑफ कंप्लीशन उसको मानोगे जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो इवेंट कंप्लीट होता है, जो इवेंट पर आपका सर्विस रिसीवर का ऑब्लिगेशन बन जाता है पेमेंट पैसा देने का। किसको पैसा देने का? तो सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देने का। अब हम लोग जहां तक बात करते हैं, मैंने बताया था आपको रूल नंबर 2A के बारे में जो कि डेट ऑफ पेमेंट के बारे में बताता है। रूल नंबर 2A जो डेट ऑफ पेमेंट के बारे में बताता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब इंटर किया गया या फिर जिसको पैसा मिला उसने अपने बैंक खाते में जो क्रेडिट किया, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब इंटर किया उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इंटर कर दिया कि भैया हमको पेमेंट मिल गया, तो उसको या फिर जो सर्विस टैक्स के लिए लायबल पर्सन है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर वगैरह सब है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा उसको हम लोग डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे, जो भी इन दोनों में अर्लियर होगा उसको डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर एक रूल नंबर 2A का प्रोविजो भी आता है, रूल नंबर 2A का प्रोविजो भी आता है। ये प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर मान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर करने के दिन और बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के दिन के बीच में ही, ठीक है, बीच में ही मान लो कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो जाता है तो क्या करेंगे? अब यहां पर डेट ऑफ पेमेंट के संदर्भ में देखो प्रोविजो क्या बताता है, ये वाला इंटर वाला दिन और क्रेडिट वाला दिन विच एवर इज अर्लियर को डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। सीधा सीधा हम लोगों ने समझ लिया था। लेकिन अगर इसी बीच में क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो जाता है, सर्ट हो जाता है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, रेट बदल गया, ठीक है, CERT, ठीक है, सर्ट हो जाता है। अब जहां तक बात करते हैं, या फिर आपका क्या होता है, फर्स्ट टाइम लेवी हो जाता है, कोई सर्विस जो होता है फर्स्ट टाइम टैक्सेबल हो जाता है अब बुक्स में इंटर करने और क्रेडिट करने के दिन के बीच में, तो प्रोविजो बोलता है ऐसी सिचुएशन में आप डेट ऑफ पेमेंट किसको मानोगे? बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के दिन को ही, बैंक अकाउंट में ए वाले दिन को, बैंक अकाउंट में क्रेडिट के दिन को ही डेट ऑफ पेमेंट मानते हैं, सब्जेक्ट टू दो कंडीशन। सब्जेक्ट टू दो कंडीशन क्या क्या है? बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने वाले दिन को ही हम लोग मानेंगे। सब्जेक्ट टू दो कंडीशन क्या है? सर्ट या फिर यानी कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, या फिर फर्स्ट टाइम जो सर्विस टैक्स की लेवी हुई है उसके 4 दिनों के मतलब 4 दिनों के बाद क्रेडिट करना चाहिए बैंक को, ठीक है। जैसे ही चेंज इन रेट हुआ या फिर फर्स्ट टाइम लेवी हुआ उसके 4 दिनों के अंदर में आपको क्रेडिट कर देना चाहिए बैंक में, और 4 दिनों के बाद क्रेडिट करना चाहिए बैंक में। और जो पेमेंट जो होगा, ये वाला पेमेंट जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। बैंक अकाउंट में क्रेडिट जो किया जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट से किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपको पेमेंट करने वाला व्यक्ति है वो कैश में ना दे के चेक वगैरह में देगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट से इशू किया जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 2A आता है। अब जहां तक बात करते हैं कि जैसे ही अब आप इनवॉइस वर्ड को सुनोगे, इनवॉइस वर्ड को सुनते के साथ आपको रूल नंबर 2D याद आना चाहिए, साथ में आपको सर्विस टैक्स रूल्स का रूल नंबर 4A याद आना चाहिए। इनवॉइस शब्द को सुनते के साथ आपको पॉट रूल का 2D याद आना चाहिए और सर्विस टैक्स रूल का 4A याद आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप पेमेंट वर्ड सुनते हो तो पेमेंट वर्ड सुनते के साथ आपको रूल 2A याद आना चाहिए और उसका प्रोविजो याद आना चाहिए। रूल 2A याद आना चाहिए, उसका प्रोविजो याद आना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो इनवॉइस वर्ड सुनते के साथ जब भी सर्विस टैक्स पढ़ते वक्त में आप इनवॉइस शब्द को सुनोगे तो रूल 2D और साथ में रूल नंबर 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल। और ये 2D कौन सा है? ये पॉट रूल का 2D है। ये कौन सा रूल का 2D है? तो ये पॉट रूल का 2D है। और ये रूल नंबर 4A सर्विस टैक्स रूल्स का है। और आप जो डेट ऑफ पेमेंट देखोगे, डेट ऑफ पेमेंट इंटर और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अगर इन दोनों के बीच में सर्ट हो गया तो पेमेंट 4 दिनों के बाद और इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट का दिन हम लोग लेते हैं। तो ये प्रोविजो बताता है, आपका प्रोविजो बताता है। अब जहां तक बात करते हैं हम लोगों ने रूल नंबर 4A में क्या देखा था सर्विस टैक्स रूल्स के, कि नॉर्मल केस में कंप्लीशन
कंप्लीशन या रिसीव विचेवर अर्लियर के 30 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना होता है। और जब बैंक या एनबीएफसी वगैरह का सवाल है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो 45 दिनों का यहां पर इनवॉइस इशू करने के लिए समय दिया गया है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में सी किसको माना जाएगा? हर वो इवेंट जो कि सर्विस रिसीवर को पेमेंट करने के लिए ऑब्लिगेशन देता है उसको हम लोग क्या मानेंगे? सी मानेंगे। और अकॉर्डिंगली यहां पर रूल 2D रीड विथ रूल नंबर 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स अप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहां पर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इस स्पीच। अब यहां पर इन चीजों को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहूं कि रूल नंबर 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका टाइम पर जो है वो क्या किया है, इनवॉइस इशू किया गया है, तो टाइम पर इनवॉइस इशू करने का मतलब क्या हो गया कि पॉट रूल का 2D प्लस सर्विस टैक्स रूल का रूल नंबर 4A, पॉट रूल का 2D प्लस सर्विस टैक्स रूल का रूल नंबर 4A, यानी कि 30 दिनों या 45 दिनों का समय अगर मैं इशू कर दिया है तो मैं बोलूंगा टाइम पर इशू किया है। टाइम पर इशू किया मतलब सही वक्त रहते इशू कर दिया है इनवॉइस, मतलब 30 डेज या 45 डेज के अंदर में अगर इशू कर दिया है तो इनवॉइस को इशू कर दिया गया है। तो अब यहां पर मैंने टाइम पर जैसे ही बोला, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि 30 दिनों या 45 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर चुका है। लेकिन अगर मैंने ये वर्ड बोला कि टाइम पर इशू नहीं किया है, इसका मतलब ये 30 डेज या 45 डेज के अंदर में इनवॉइस इशू नहीं किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम पर इशू करने का मतलब क्या हो गया। टाइम पर इशू करने का मतलब यही हो गया जो कि हम लोगों ने रूल नंबर 2D रीड विथ सर्विस टैक्स रूल नंबर 4A के हिसाब से देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो आपको 30 दिनों के अंदर में नॉर्मल केस में और बैंकिंग वगैरह वालों के केस में 45 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना पड़ता है। तो अब हम लोग यहां पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल के रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉट का डिटर्मिनेशन। इसको आप जनरल रूल के नाम से भी पुकारते हो। यहां पर अगर देखा जाए तो 4 बातें दी गई है, 4 बातें दी गई है। पहली बात दी गई है कि अगर मान लो कि इनवॉइस इशू किया गया है, ठीक है, या तो रूल नंबर 2D और रूल नंबर 2D, ठीक है, रूल नंबर 2D के इनवॉइस के टाइम पर इशू किया गया है या फिर टाइम पर इशू नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ टैक्स क्या होगा? टाइम पर इशू किया गया है या फिर नॉट इन टाइम पर इशू नहीं किया गया है इनवॉइस को। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर दूसरी बात क्या बोलती है, यहां पर इनवॉइस से पहले अगर मान लो रिसीव हो जाता है तो जिस एक्सटेंट तक रिसीव होगा, यानी कि जिस एक्सटेंट तक आपको रिसीव होगा इनवॉइस से पहले अगर रिसीव हो जाता है, मतलब इनवॉइस यहां पर देखो टाइमलाइन है, इनवॉइस बाद में हुआ है लेकिन रिसीव पहले हुआ है, तो इस सिचुएशन के बारे में आपको क्लॉज नंबर बी बताता है, इस रूल का क्लॉज नंबर बी बताता है। उसके बाद यहां पर एक्सप्लेनेशन बताया गया है, इस रूल के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन बताया गया है, ये एडवांस के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन बोलता है, उसके बाद यहां पर एक प्रोविजो बताया गया है। तो कुल मिला के अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 बातें आपके रूल नंबर 3 में दी गई है। रूल नंबर 3 में बताया गया है सबसे पहले, अगर मान लो कि 2D के टाइम लिमिट में इशू किया गया है, यानी कि 30 दिनों या 45 दिनों के अंदर में, यानी कि टाइम पर अगर इशू किया गया है इनवॉइस, तो उस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन किसको माना जाएगा? उस सिचुएशन में आपका इनवॉइस या फिर रिसीव विचेवर इज अर्लियर, इनवॉइस या फिर रिसीव विचेवर इज अर्लियर को आपको पॉट माना जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा, ठीक है, इनवॉइस या रूल विचेवर इज अर्लियर के हिसाब से पॉइंट माना जाएगा। लेकिन अगर टाइम पर इशू नहीं किया गया है तो कंप्लीशन डेट को आप क्या मानोगे? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानोगे। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन किसको मानोगे? कंप्लीशन डेट को मानोगे। तो यहां पर अगर टाइम पर इशू किया गया है इनवॉइस तो इनवॉइस और रिसीव विचेवर इज अर्लियर, और अदरवाइज जो है कंप्लीशन डेट को आप क्या मानोगे? कंप्लीशन डेट को आप मानोगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर इनवॉइस से पहले ही रिसीव हो चुका है, तो जैसा कि यहीं पर मैंने आपको बोल दिया टाइम पर इशू किया गया है इनवॉइस, तो यहां पर आप इनवॉइस का डेट लेते हो, ठीक है, तो इसी को आप ध्यान से अगर पढ़ो तो ये क्लॉज नंबर बी भी आपका क्लियर हो जाएगा कि इनवॉइस और रिसीव विचेवर इज अर्लियर, इसका मतलब क्या हो गया? इनवॉइस से पहले अगर रिसीव कर लिया गया है तो रिसीव वाला ही पीरियड आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहलाएगा, रिसीव वाला समय ही आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहलाएगा। अब जहां तक एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, अगर मान लो कि एडवांस मिलता है तो डेट जिस दिन एडवांस आपको रिसीव हुआ है, एडवांस मिला है, तो एडवांस के दिन को ही हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है एडवांस रिसीव भी होना रिसीव ही कहलाता है, तो इनवॉइस और रिसीव विचेवर इज अर्लियर का फॉर्मूला हमारा फिट है। यानी कि अगर एडवांस आपको रिसीव किया गया तो एडवांस रिसीव के दिन को ही हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे। अब हम लोग प्रोविजो की जहां तक बात करते हैं, अगर एडवांस इनवॉइस से जो आपका ये जो पैसा एडवांस दिया गया है वो जो इनवॉइस में अमाउंट मेंशन था उससे 1000 रुपये तक मात्र एक्सीड करता है, तो अप टू 1000 तक अमाउंट एक्सीड करता है, जो इनवॉइस में मेंशन था उससे 1000 रुपये तक एक्सेस है, तो उस सिचुएशन में सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑप्शन होता है। सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या ऑप्शन होता है उस सिचुएशन में? अगर 1000 रुपये तक है तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया है वो अप टू 1000 है, तो
1000 से एक्सीड नहीं करता है तो पहला ऑप्शन होता है कि या तो सेम इनवॉइस में ही कंसिडर करे और पॉट डिटरमाइन करने के लिए, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डिटरमाइन करने के लिए बस भूल जाए कि ये इसके लिए आपको अलग से इनवॉइस भी इशू करना, इसी में जो है वो समझ लो कि इसी इनवॉइस के हिसाब से, इनवॉइस और रिसीव विचएवर इज अर्लियर के हिसाब से आप जो है कंप्यूटेशन कर लो। यानी कि आप सेम इनवॉइस में ही कंसिडर करो पॉट डिटरमाइन करने के लिए सेम इनवॉइस में, ये आपका प्रोविजो बोलता है। अदरवाइज ऑप्शन होता है कि सेपरेट इनवॉइस इशू करो और इनवॉइस और रिसीव विचएवर इज अर्लियर का फार्मूला लगाओ। ठीक है, इनवॉइस और रिसीव विचएवर इज अर्लियर का फार्मूला लगाओ। अब यहां पर हम लोगों ने कंप्लीशन वर्ड देखा है। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? सारे ऑक्सिलरी एक्टिविटी पर, यानी कि आपका कोई जो इरिलीवेंट ग्राउंड नहीं होना चाहिए डिले होने का। मतलब आपका जितना भी ऑक्सिलरी एक्टिविटी होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको हम लोग कंप्लीशन बोलेंगे। ठीक है, कोई एरा गैरा ग्राउंड नहीं होना चाहिए सर्विस नहीं कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने रूल नंबर 3 में जाना। रूल नंबर 3 में मैंने आपको क्या क्या बताया है कि पॉट का डिटर्मिनेशन करना, डिटरमाइन पॉट को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर इनवाइस को वक्त पर इशू किया गया है रूल नंबर 2D के हिसाब से, रीड विथ रूल नंबर 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में आपका इनवॉइस का दिन माना जाएगा और सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनवॉइस और रिसीव विचएवर अर्लियर का दिन माना जाएगा। लेकिन अगर टाइम पर इशू नहीं किया गया तो कंप्लीशन का डेट माना जाएगा। अगर दूसरा हम लोगों का क्लॉज भी क्या बोलता है रूल नंबर 3 का, कि अगर मान लो कि इनवॉइस से पहले रिसीव हो चुका है तो जिस एक्सटेंट तक जितना रिसीव हुआ है उस तक पॉट जो होगा वो डेट ऑफ रिसीट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर एडवांस रिसीव करते हैं तो डेट जिस दिन एडवांस रिसीव किया गया उसको हम लोग क्या मानेंगे? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे। उसके बाद प्रोविजो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप मान लो कि प्रोविजो में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर 1000 रुपये तक इनवॉइस से एक्सीड करता है जो भी पेमेंट वगैरह सब होता है तो सेम इनवॉइस में उसको कंसिडर करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब हम लोग यहां पर रूल नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम लोग एक रूल नंबर 2C देखते हैं। रूल नंबर 2C आपको क्या बताता है? हमने एक वर्ड यूज किया था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आपके रूल नंबर 2C में बताया गया है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बारे में हम लोग दो बातें देखते हैं। एक पॉइंट आता है आपका बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो बेसिक आप किसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे उसका बेसिक टेस्ट, यानी कि बेसिक बातें। और उसके बाद कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसको जबरदस्ती सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोल दिया गया है कि तुम मानो या ना मानो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस ही मानेंगे। तो आपकी मजबूरी है इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के ही तरह ही ट्रीट करना। लेकिन कुछ बेसिक बातें होती हैं। सर्विस जो कि कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाता है, लगातार प्रोवाइड किया जाता है रिकरिंग बेसिस पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोवाइड किया जाता है रिकरिंग बेसिस पर, ठीक है। और ये जो आपको किसकी तरफ प्रोवाइड किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है। अब जहां तक बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 महीने के पीरियड से ज्यादा के लिए प्रोवाइड किया जाता है, 3 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यहां पर पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन जो होता है वो पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। मतलब जैसे जैसे इवेंट कंप्लीट होते चलेगा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वैसे वैसे पेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। उसके बाद कुछ चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ नोटिफाई किया गया है, मतलब बिना किसी कंडीशन के या फिर कंडीशनल। ये नोटिफिकेशन या तो कंडीशनल भी हो सकता है या विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसी मर्जी। टेलीकॉम सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या फिर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये सब मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस देखते वक्त में। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सर्विस रिसीवर का पेमेंट ऑब्लिगेशन किसी इवेंट के कंप्लीट होने पर आता है तो इवेंट कंप्लीट होने को ही, ठीक है, जो आपका इवेंट कंप्लीट होता ही है उस सिचुएशन में ही हम लोग सर्विस का कंप्लीशन मानेंगे। मतलब आपको अब इनवॉइस का मतलब ही हम लोगों ने देख लिया कि 2D को रूल नंबर 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल के हिसाब से पढ़ते हो तो पॉट रूल के 2D को रूल नंबर 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स के हिसाब से देखते हो तो उसके हम लोगों ने पेमेंट का मतलब भी देख लिया। पेमेंट में हम लोगों ने रूल 2A देखा और उसका प्रोविजो देखा। उसके बाद C का मतलब यानी कि हम लोगों ने कंप्लीशन देख लिया। कंप्लीशन मतलब क्या कि सारे ऑक्सिलरी एक्टिविटीज वगैरह सभी कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद अभी अभी हम लोगों ने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब देख लिया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आपका कंप्लीशन कब माना जाता है? जब आपका पेमेंट का ऑब्लिगेशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं? सर्विस जो कि कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाता है रेकरिंग बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत और 3 महीने पीरियड से ज्यादा के लिए वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और उसका पीरियोडिक पेमेंट जो होता है उसका ऑब्लिगेशन होता है उसमें। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में साफ साफ कुछ चीजों को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दी गई है। ये बातें हम लोगों ने देखी रूल नंबर 2C में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने रूल नंबर 4 के बारे में। अगर मान लो रूल नंबर 4 में चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स CERT होता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स का चेंज होता है तो रूल नंबर
थ्री क्या होता है, मतलब जैसे कि गॉड में 3 वर्ड होता है, ठीक है, गॉड में 3 वर्ड होता है, तो रूल नंबर 3 गॉड होता है, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है, यानी कि ये जनरल रूल होता है, जिसको आगे वाले रूल अप्लाई नहीं होते उसको ये गॉड रूल अप्लाई हो जाएगा, रूल नंबर 3। उसके बाद जहां तक बात करते हैं रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 आप कैसे याद रखोगे, CERT, ये 4 शब्दों का है, इसका मतलब रूल नंबर 4 इस तरह से आपको याद रखना है, 4 शब्दों का, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। अब जहां तक बात करते हैं कि ये रूल नंबर 4 में 2 बातें आती हैं। आपकी पहली बात आता है कि एक तो आपका पॉइंट नंबर ए और दूसरा आपका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी यानी कि रूल नंबर 4 में 2 क्लॉज आते हैं। अब जहां तक बात करते हैं कि आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा या आपने 12th तक में अगर साइंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि चेंज को डेल्टा वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो जहां पर भी मैं डेल्टा वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब आपको समझ जाना है चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, इसको मैं डेल्टा वर्ड से इंडिकेट करूंगा समझने के लिए, आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है डेल्टा वर्ड, ठीक है। तो मान लो कि रेट का जो चेंज होता है वो यहां पर होता है, ये टाइमलाइन है हमारा, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहां पर होता है, उससे पहले सर्विस कंप्लीट हो चुका होता है। अगर मान लो कि चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले सर्विस कंप्लीट हो चुका है तो उस सिचुएशन में सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला क्या है, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। इनवॉइस ऑफ रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर को आप क्या मानोगे, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के सिचुएशन में आप क्या मानोगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानोगे। अब जहां तक मैं यहां पर थोड़ी बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, पहले मैं क्लॉज ए के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं क्लॉज बी के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्लॉज ए के बारे में जो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। क्लॉज ए के बारे में, रूल नंबर 4A के क्लॉज ए के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले रूल नंबर 4A के क्लॉज में मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान लो कि चेंज इन रेट इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स होता है यहां पर, उससे पहले सी हो चुका है, सी अगर इस साइड है तो तब तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप फॉर्मूला ही बना लो, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। मान लो कि आपका इनवॉइस और रिसीट दोनों इसी साइड है, तो उस सिचुएशन में भी आप देख सकते हो कि यहां पर पॉट जो है वो आपका इनवॉइस माना जाएगा, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। मान लो कि आपका इनवॉइस इस साइड हुआ है, मतलब चेंज से पहले आप इनवॉइस इशू कर चुके हो लेकिन बाद में आपको रिसीट हुआ है, तभी भी आप देख सकते हो कि इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर के फॉर्मूला के हिसाब से इनवॉइस आ गया। उसके बाद जहां तक बात करते हैं अगर रिसीट इस साइड हुआ है और इनवॉइस इस साइड इशू किया गया है तो इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अगर आई और आर दोनों इसी साइड है, इनवॉइस और रिसीव दोनों इसी साइड है, तभी भी आपको पता है कि भाई जो भी आपका डेट होगा इनवॉइस का डेट होगा, मतलब व्हिचएवर इज अर्लियर, सीधे शब्दों में यहां पर रिसीट होगा, सॉरी यहां पर रिसीट का डेट होगा, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। यहां पर इनवॉइस पहले, यहां पर भी इनवॉइस पहले, यहां पर रिसीट पहले और यहां पर आपका इनवॉइस पहले, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि अगर मान लो कि डेल्टा के इस साइड सी है तब तो कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, तब इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर का फॉर्मूला बिंदास लगा दो। लेकिन अगर यहां पर क्लॉज नंबर बी क्या बोलता है, क्लॉज नंबर बी क्या बोलता है कि अगर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के यानी कि डेल्टा के इस साइड में सी है, अगर कंप्लीशन इस साइड में है तो उस सिचुएशन में आई और आर को आप क्या मानोगे, पति पत्नी मानोगे, ठीक है, पति पत्नी मानोगे। अगर दोनों एक साइड हैं, अगर आई और आर दोनों इस साइड हैं, ठीक है, मतलब डेल्टा से चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले दोनों साथ में हैं, तो उस सिचुएशन में व्हिचएवर इज अर्लियर का फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा। व्हिचएवर इज अर्लियर का फॉर्मूला के हिसाब से यहां पर इनवॉइस का डेट माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से दोनों लोग अलग हो गए, बिछड़ गए, अगर इनवॉइस इस साइड आ गया और रिसीट इस साइड आ गया तो इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज लैटर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लैटर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां पर आर को हम लोग पॉइंट मानेंगे। या फिर अगर मान लो आर इस साइड आ गया और इनवॉइस इस साइड आ गया तो भी व्हिचएवर इज लैटर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। लैटर का फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहां पर इनवॉइस को पॉट मानेंगे, इनवॉइस को पॉट मानेंगे। तो मैंने आपको यहां पर क्या क्या बताई, मैंने बताया कि चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स के अगर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले अगर सी है तो उस सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में तो हर हमेशा इनवॉइस और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर का फॉर्मूला अप्लाई होगा पॉट डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अगर सी इस साइड आ जाता है, सी अगर इस साइड आ जाता है तो हम देखेंगे कि क्या इनवॉइस और रिसीट दोनों एक साथ है, मतलब चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से पहले है, तो उस सिचुएशन में व्हिचएवर इज अर्लियर का फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी इधर उधर हो जाता है, मतलब इनवॉइस इधर और रिसीट इधर, तो उस सिचुएशन में लेटर का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि आप रिसीट के डेट को क्या मानोगे, इनवॉइस का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानोगे। अब यहां पर आर आ जाता है पहले और इनवॉइस बाद में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में लेटर क्या हो गया, लेटर इनवॉइस हो गया, तो उसको आप क्या मानोगे, जो आप पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानोगे उसको आप पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानोगे। अब जहां तक बात करते हैं ये चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, ये सर्ट का मतलब क्या होता है। सर्ट का मतलब ना केवल रेट चेंज होना होता है बल्कि उस वैल्यू पर भी चेंज होना होता है जिस पर आपको अमाउंट लगता है। एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि किसी सर्विस पे पहले 30% का अबेटमेंट था, अब ये अबेटमेंट
घटाकर 25% का कर दिया गया है। इसका मतलब जिस वैल्यू पर सर्विस टैक्स लग रही है वो वैल्यू में भी चेंज आ गया, तो उसको भी चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ही माना जाएगा, उसको भी हम लोग चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ही मानेंगे। अगर कुल मिला के देखा जाए तो इसका मतलब स्कोप क्या हुआ, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स का स्कोप क्या हुआ। स्कोप की जहां तक हम लोग बात करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन हटाया गया, मान लो जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हटा दिया गया, तभी भी वो चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कहलाएगा। या फिर अमेंडमेंट किया गया जिसका रिजल्ट टैक्स लायबिलिटी में अल्टरेशन हो गया, या फिर अबेटमेंट का रेट को बदला गया, अबेटमेंट का रेट को बदला गया, या फिर कंपोजिशन का रेट को बदला गया। कंपोजिशन स्कीम जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे कंपोजिशन स्कीम के बारे में, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। सर्विस टैक्स आपका एक ऐसा रामायण की तरह है जिसमें सारे कैरेक्टर के बारे में पहले से आपको जाना जरूरी है, तभी जाकर वो पूरी की पूरी कथा आपको समझ में आ जाएगी। सर्विस टैक्स एक ऐसा चीज है ताकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर आगे की चीज भी आप जानते हो, अगर आपको मैंने बोला नोटिफिकेशन नंबर 25/2012 ये वर्ड मैंने यूज किया, या फिर मैंने नेगेटिव लिस्ट बोला, डिक्लेयर्ड सर्विस बोला, ये आपको पता अगर है, सुना हुआ है, आइडिया है, तब जाके सर्विस टैक्स आपको काम में आता है। इसीलिए एक बार सर्विस टैक्स को गो थ्रू करना, एक बार पढ़ना काफी जरूरी होता है सर्विस टैक्स को, तब जाके पूरा सर्विस टैक्स अच्छे तरीके से सेकंड टाइम स्टडी करते वक्त में क्लियर होता है। अब हम लोग जहां तक बात करते हैं रूल नंबर 5 के बारे में, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, पेमेंट इन केस ऑफ न्यू सर्विसेज। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था रूल नंबर 4 के रिस्पेक्ट में, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, ये 4 शब्दों का था, इसको हम लोगों ने गॉड रूल नाम दिया। गॉड रूल बोलो तो जनरल रूल, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के बारे में। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, पेमेंट इन केस ऑफ न्यू सर्विसेज, नए सर्विसेज के केस में पेमेंट की बात करते हैं। अगर मान लो कि नया लेवी हुआ, ठीक है, नया लेवी हुआ। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। ये रूल नंबर 5 के 2 एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक्सप्लेनेशन 1 आपका होगा और दूसरा आपका एक्सप्लेनेशन 2 होगा। रूल नंबर 5 सर्विस टैक्स रूल क्या बोलता है, सर्विस टैक्स फॉर द टाइम, अगर मान लो कि नया नया सर्विस टैक्स लेवी हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपका सर्विस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं। अब टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम सर्विस अगर आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम यानी कि नया नया ये सर्विस टैक्स आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मान लो कि आपका रिसीव या और इनवॉइस दोनों इसी साइड रहेगा। मतलब आपका सर्विस जो है, आपका जो जिस दिन आपकी लेवी हुई है, ठीक है, उससे पहले ही है, रिसीव और इनवॉइस दोनों इसी साइड है, तब इस सिचुएशन में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि रिसीव आपका इस साइड हो जाता है, रिसीव आपका पहले हो जाता है, लेकिन इनवॉइस आपका यहाँ के जो इनवॉइस जो होता है ये आपका फर्स्ट टाइम लेवी हुआ है उसके 14 दिनों के अंदर में हुआ है, 14 दिनों के अंदर में, यहाँ पे 14 डेज तक का टाइम लिमिट में 14 डेज तक का समय दे देते हैं, ठीक है। तो 14 डेज तक में आपको इनवॉइस इशू कर दिया गया है, मतलब भले ही आपका फर्स्ट टाइम लेवी के बाद किया गया है लेकिन 14 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर दिया गया है, तो इस परिस्थिति में भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, उस परिस्थिति में भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ तक बात करते हैं कि ये वाला जो हमने रिसीव वाला क्राइटेरिया देखा, रिसीव वाला क्राइटेरिया जो होता है उसमें 14 दिन का कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल इनवॉइस वाले में 14 दिन आपको देखना है, इनवॉइस वाले में 14 डेज आपको देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीव जो होता है वो फर्स्ट टाइम लेवी तक के बीच में रिसीव हो जाना चाहिए, रिसीव जो होता है वो फर्स्ट टाइम लेवी तक के बीच में आपका रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनवॉइस अगर 14 दिनों के अंदर में भी इशू कर दिया गया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में आपको फर्स्ट टाइम लेवी जो हुआ है उस पर, उसके आधार पर सर्विस टैक्स लग जाएगा, न्यू लेवी पर आपको सर्विस टैक्स लग जाएगा। तो रूल नंबर 5 आपको बताता है फर्स्ट टाइम लेवी या फिर न्यू लेवी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइम लेवी से पहले पहले अगर इनवॉइस रिसीव दोनों होगा तो उस परिस्थिति में सर्विस टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम लेवी से पहले रिसीट हो चुका है और रिसीव होने के 14 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर दिया गया है तो भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा रूल नंबर 5 बताता है। रूल नंबर 5 यानी कि इसको आप प्रोटेक्टिव रूल नाम दे सकते हो, ये प्रोटेक्ट करता है, 14 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू करो और सर्विस टैक्स देने से बच जाओ, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव रूल इसका नाम दे सकते हो, याद रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए, रूल नंबर को दिमाग में रखने के लिए। तो रूल नंबर 5 जो होता है, जैसे पांचों उंगली से आप मुक्का बनाते हो और मुक्का से मार के किसी खुद को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूल नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो पेमेंट इन मतलब न्यू सर्विस का लेवी, फर्स्ट टाइम लेवी। तो हम लोग यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 5 के रिस्पेक्ट में 2 एक्सप्लेनेशन, एक आपका एक्सप्लेनेशन 1 और दूसरा आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बोलता है रूल नंबर 5 के रिस्पेक्ट में, न्यू लेवी ऑफ सर्विस के केस में भी ये रूल जो होगा वो मुटेंटिस मुटेंटिस अप्लाई होगा, मुटेंटिस मुटेंटिस अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। मुटेंटिस मुटेंटिस का मतलब क्या हो गया कि न्यू लेवी ऑफ सर्विस के केस में भी, तो मतलब ये रूल नंबर 4 बोलता है फर्स्ट टाइम लेवी के बारे में। तो फर्स्ट टाइम लेवी के बारे में
अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए फर्स्ट टाइम लेवी के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट टाइम लेवी कैसे भी हो सकता है, आपका एग्जामिशन नोटिफिकेशन वगैरह सब हटा के भी हो सकता है फर्स्ट टाइम लेवी के रिस्पेक्ट में। अब जहाँ तक बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि नया लेवी भी अगर होता है तो न्यू लेवी ऑफ सर्विस के केस में भी ये रूल जो होता है आपको एज इट इज अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, न्यू लेवी या फिर टैक्स मतलब आपको हर एक केस में जो होता है वो रूल नंबर 5 जो होगा वो पेमेंट किया जाएगा, चाहे वो आपका फर्स्ट टाइम टैक्स होगा या फिर अदरवाइज न्यू लेवी बोलकर टैक्स लिया जाएगा। हर केस में आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको केवल रूल नंबर 5 प्रोटेक्ट कर सकता है, रूल नंबर 5 बचा सकता है, मतलब रूल नंबर 5 की कंडीशन को आप पूरा कर दो। तो ये एक्सप्लेनेशन बस एवी एक तरह से सोच सकते हो डाल दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम लेवी का मतलब न्यू लेवी भी होता है, ये एक्सप्लेनेशन 1 बता दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 2 में बता दिया गया है कि न्यू लेवी मतलब न्यू लेवी के केस में या फिर आपका फर्स्ट टाइम लेवी हो, हर केस में आपको सर्विस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है, एक्सेप्ट अगर रूल नंबर 5 का क्राइटेरिया जो है आप पूरा कर देते हो तो। एक्सेप्ट रूल नंबर 5 का क्राइटेरिया पूरा कर देते हो तो। आपके 2016 में रूल नंबर 5 के रिस्पेक्ट में एक नोटिफिकेशन भी आया, नोटिफिकेशन नंबर 35/2016। 35/2016 नोटिफिकेशन क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से बोला है कि अगर 31 मई 2016 तक इनवॉइस और कंप्लीशन दोनों हो जाता है, ठीक है, तो न्यू लेवी हो या फिर अदरवाइज सर्विस टैक्स पेबल हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको कृषि कल्याण से माफी मिल जाएगी। मतलब आपका एक डेट याद रखो, 31 मई 2016, इससे पहले आपका सर्विस कंप्लीट भी होना चाहिए और इनवॉइस इशू भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हो गया तो आप कृषि कल्याण सेस से बच जाओगे, कृषि कल्याण सेस आपको नहीं लगेगा। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। रूल नोटिफिकेशन नंबर 35/2016, अगर आपको नोटिफिकेशन नंबर ना भी याद रहे उसके बावजूद भी आप याद रख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि 31 मई 2016 से पहले अगर आपने कंप्लीशन भी कर लिया, ठीक है, 31 मई 2016 तक, ठीक है, इनवॉइस भी इशू कर दिया और सर्विस को कंप्लीट भी कर दिया, तो कृषि कल्याण से आपको नहीं लगेगा 0.5% ऑफ सर्विस टैक्स की वैल्यू वाला। ठीक है, कृषि कल्याण से आप बच जाओगे। अब हम लोग रूल नंबर 7 के बारे में अपनी चर्चा करते हैं, पॉट वेयर पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जहाँ पर टैक्स पेमेंट करने के लिए सर्विस रिसीवर लायबल होता है। टैक्स को पेमेंट करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर ना लायबल होके सर्विस रिसीवर लायबल होता है। ठीक है, जैसा कि आपने सेक्शन नंबर 62 का सबसेक्शन 2 बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दो प्रकार का होता है, या तो आपका 100% जो होता है वो सर्विस रिसीवर टैक्स देगा, पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज इसको बोलते हैं फुल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या फिर आपका पार्ट जो होता है वो आधा सर्विस रिसीवर देगा और आधा सर्विस प्रोवाइडर देगा सर्विस टैक्स। ठीक है, तो की लायबिलिटी बनेगी। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रूल नंबर 7 अप्लाई होता है। यहां पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मामला है तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा उसके बारे में आपको रूल नंबर 7 बताता है। रूल नंबर 7 क्या बताता है, यहां पर आपको 4 बातों के बारे में बताता है। 4 बातों के बारे में आपका रूल नंबर 7 में बताया गया। आप कौन कौन सी 4 बातों के बारे में बताया गया है मैं आपको बताता हूं। अब जो आपका रूल नंबर 7 होता है वो कौन कौन सी 4 बातें के बारे में बताता है, तो रूल नंबर 7 आपको बताता है सबसे पहले सर्विस टैक्स की लायबिलिटीज जो होती है वो सर्विस रिसीवर पर होगी तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। उसके बारे में बताता है कि सर्विस टैक्स की लायबिलिटीज अगर पेमेंट करने की लायबिलिटी सर्विस रिसीवर पर होगी, सर्विस रिसीव करने वाले व्यक्ति पे होगी तो क्या होगा। दूसरा बताता है एसोसिएटेड इंटरप्राइज के बारे में, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा एसोसिएटेड इंटरप्राइज के बारे में। तीसरा बताता है कि अगर मान लो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लायबिलिटीज होती है उसमें चेंज होता है तो क्या होता है, चेंज इन लायबिलिटीज। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आपकी लायबिलिटीज होती है सर्विस टैक्स पे करने की आरसीएम के तहत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। और चौथी बात बताता है कि अगर मान लो कि सर्विस मतलब गवर्नमेंट या लोकल एजेंसी बिजनेस एंटिटी को देता है, तो गवर्नमेंट या फिर लोकल एजेंसी किसको देता है, तो किसी बिजनेस एंटिटी को देता है। तो ये रूल नंबर 7 में 4 बातें बताई गई है। पहली बात बताई गई है कि अगर मान लो कि सर्विस टैक्स लायबिलिटी सर्विस रिसीवर पर होती है तो बेस्ड ऑन कब सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो कब सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस रिसीवर पे करता है, तो मतलब सर्विस रिसीवर साहब सर्विस लेने के बदले में जो आपको पेमेंट करना है सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, वो कब पे करते हो उस पर बेस्ड रहेगा आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। यानी कि अगर मान लो कि अगर सर्विस प्रोवाइडर का पेमेंट इनवॉइस डेट के 3 महीनों के अंदर में कर दिया तो, ठीक है, 3 महीनों के अंदर में कर दिया तो इनवॉइस डेट के, ठीक है, इनवॉइस डेट के 3 महीनों के अंदर में 3 मंथ के अंदर में पेमेंट कर दिया तो उस सिचुएशन में पॉट क्या होगा, उस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत पॉट बोलता है कि डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। पेमेंट के डेट को ही हम लोग क्या मानेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे, पेमेंट के डेट को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानेंगे। लेकिन अगर इनवॉइस इशू करने के 3 महीनों के अंदर में अगर आपने पेमेंट नहीं किया सर्विस रिसीवर साहब सर्विस प्रोवाइडर को, तो फर्स्ट डे
इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही ये 3 महीना खत्म होगा उसके इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डेट को आप क्या मानोगे, पॉट मानोगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मानोगे। ठीक है, तो ये सिंपल बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो पहली बात तो इनवाइस अगर तीन महीनों के अंदर में अगर पेमेंट कर दिया, इनवाइस इशू के 3 महीनों के अंदर में पेमेंट कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या माना जाएगा, उस सिचुएशन में डेट ऑफ पेमेंट को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने बीतने के बाद पेमेंट करता है तो ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट डे आफ्टर सच 3 मंथ, ठीक है, उसको पॉट माना जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरे पहलू के बारे में, जैसा कि मैंने बोला कि एसोसिएटेड इंटरप्राइज के बारे में रूल नंबर 7 बताता है। तो रूल नंबर 7 क्या बताता है कि पॉट अगर एसोसिएटेड इंटरप्राइज का मामला है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज का मामला है मतलब एक ही इंटरप्राइज है, उसके एसोसिएशन एक आपके टैक्सेबल टेरिटरी में है। मान लो एग्जाम्पल के लिए सर्विस प्रोवाइडर अगर आउटसाइड इंडिया में है और सर्विस रिसीवर आपका टैक्सेबल टेरिटरी में है, सर्विस प्रोवाइडर आपका विदेश में है और सर्विस रिसीवर अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो उस सिचुएशन में पर्सन रिसीविंग सर्विसेज के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब डेबिट किया गया, जो सर्विस रिसीवर है, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आपका पेमेंट जो होता है, पेमेंट के लिए डेबिट किया गया, ठीक है, या फिर एक्चुअल पेमेंट किया गया, पे किया गया, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा उसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा। तो सीधे शब्दों में यहाँ पर सर्विस रिसीवर के केस में बोला गया था कि पेमेंट के डेट को मानेंगे अगर 3 महीने के अंदर में पेमेंट कर दिया तो, और अगर मान लो कि 3 महीने के अंदर में पेमेंट नहीं किया तो सर्विस रिसीवर ने सर्विस प्रोवाइडर को, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट डे जैसे ही 3 महीना बीतता है उसको हम लोग पॉट मानेंगे। लेकिन एसोसिएटेड इंटरप्राइज के केस में बोला कि अगर मान लो सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है और सर्विस रिसीवर भारत में यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो उस परिस्थिति में जब आप पर्सन रिसीविंग सर्विस जो पर्सन सर्विस को रिसीव कर रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मान लिया जाएगा। ऐसा रूल नंबर 7 ने बोला, रूल नंबर 7 ने बोला। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 7 में एक और बात बताई गई है कि अगर मान लो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटीज चेंज हो जाती है, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटीज चेंज हो जाती है यानी कि लायबिलिटीज शिफ्ट हो जाती है या फिर कम बेसी हो जाती है। मान लो कि अभी 50-50% है, कोई नोटिफिकेशन देके 60-40 कर दिया गया सपोज दैट, या फिर ऐसे सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सर्विस रिसीवर की जो लायबिलिटीज होती है उसमें कोई परिवर्तन आता है या फिर पूरी की पूरी लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन एग्जम्पशन या फिर अदरवाइज किसी मतलब आपका किसी नियम में बदलाव आ गया, अमेंडमेंट आ गया, तो उसके आधार पर, तो उस सिचुएशन में क्या बताया गया है, तो जैसा कि हमने देखा कि चेंज इन लायबिलिटीज हो जाती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटीज अगर सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 में जो बताई गई है उसके हिसाब से जो है परिवर्तन आ जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटीज। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो कि इनवाइस पहले इशू कर दिया गया है, उस चेंज से पहले इनवाइस इशू कर दिया गया है और सर्विस जो होता है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि सर्विस कंप्लीट है, इनवाइस है इशू कर दिया गया है और सर्विस प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन अब तक पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट मान लो चेंज के बाद होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉट जो है इनवाइस के डेट को माना जाएगा, पॉट जो है इनवाइस के डेट को माना जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इनवाइस को डेट को माना जाएगा। तो ये तीसरी बात जो है रूल नंबर 7 में बताई गई है। अब जहां तक चौथी बात क्या बताई गई है कि गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से इस बिजनेस एंटिटी को सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, एक्सेप्ट कुछ केस में, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सरकार करती है, तो ये चर्चा हम लोग आगे चल के देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो इशू किया गया है इनवाइस, बिल या चालान या अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा आईबीसी ऑब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, आईबीसी ऑब्लिक डी, यानी कि इनवाइस, बिल, चालान या डॉक्यूमेंट, इसके आधार पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ये सब इशू करके बोलती है कि भैया आपका पेमेंट का डेट ड्यू हो गया है, मतलब पेमेंट का डिमांड करती है, तो ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू या फिर एक्चुअल पेमेंट, पे, विच एवर इज अर्लियर, उसको क्या माना जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा। तो रूल नंबर 7 में हम लोगों ने कितनी बातें जानी, रूल नंबर 7 में हम लोगों ने 4 बातें जानी। पहली बात में हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात हम लोगों ने देखा कि बेस्ड ऑन सर्विस टैक्स कब आप पे कर रहे हो, सॉरी सर्विस का कंसिडरेशन कब आप पे कर रहे हो सर्विस प्रोवाइडर को, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इनवाइस के 3 महीनों के अंदर में पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट का डेट को पॉट माना जाएगा, लेकिन 3 महीनों से डिले करते हो तो फर्स्ट डे आफ्टर 3 मंथ को पॉट माना जाएगा। एसोसिएटेड इंटरप्राइज के केस में हम लोगों ने देखा कि अगर
कोई इंटरप्राइज एसोसिएटेड है और सर्विस प्रोवाइडर टैक्सेबल टेरिटरी, सर्विस रिसीवर टैक्सेबल टेरिटरी में और सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी में है, सॉरी आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसी परिस्थिति में डेबिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर का डेट माना जाएगा। लेकिन अगर चेंज इन लायबिलिटीज हम लोगों ने देखा था आरसीएम में अगर होती है और इनवॉइस और सर्विस का प्रोवाइड पहले हो चुका है, पेमेंट केवल बाकी है, तो डेट ऑफ इनवॉइस को ही पॉट मान लिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, तो इनवॉइस, बिल और चालान या डॉक्यूमेंट के थ्रू जब डिमांड किया जाता है पेमेंट का ड्यू या फिर पे विचएवर इज अर्लियर को हम लोग क्या मानेंगे, पॉट मानेंगे। इस तरह से रूल नंबर 7 के बारे में हमने चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 8 के रिस्पेक्ट में। रूल नंबर 8 क्या बोलता है, पॉट इन केस ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में पॉट की चर्चा हम लोग अब यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कॉपीराइट के बारे में कौन सा रूल बताता है, तो रूल नंबर 8 बताता है अगर मान लो कि रॉयल्टी का पेमेंट का मामला है, किस चीज़ का पेमेंट का मामला है, रॉयल्टी का पेमेंट का मामला है, ठीक है। रॉयल्टी किस चीज़ के लिए दी जाती है, रॉयल्टी जो है वो आपको दी जाती है, रॉयल्टी का पेमेंट का मामला है, तो उस सिचुएशन में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ठीक है, इन सब के रिस्पेक्ट में पेमेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। अब जब सर्विस ये जो आपका ये जो कॉपीराइट, डिज़ाइन, या फिर आपका ट्रेडमार्क, इन सब के रिस्पेक्ट में जब काम किया गया था, तो उस सिचुएशन में सर्विस जब प्रोवाइड किया गया था या परफॉर्म किया गया था, तब होल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पता नहीं था, एसर्टेन नहीं किया जा सकता था। होल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कितना कंसिडरेशन आगे चल के मिलने वाला है, कितना लोग खरीदने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता नहीं होते। जैसे आपने मान लो कि कोई बुक लिखी, तो वो कितना बिकेगा आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कितने सालों तक बिकेगा ये भी पता नहीं है। तो होल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन सर्विस का एसर्टेनेबल नहीं था। तो पॉट उस सिचुएशन में कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, पॉट उस सिचुएशन में यहाँ पर रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि आपने पेमेंट जब रिसीव किया है, पेमेंट जो आपका रिसीव हुआ है, ठीक है, रिसीव हुआ है पेमेंट, या फिर इनवॉइस इशू किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू सच पेमेंट, विचएवर इज अर्लियर उसको पॉइंट माना जाएगा। तो ये स्पेशल प्रोविजन है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन वगैरह के जो रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में चीजें होती हैं, अदर रॉयल्टी होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में रूल नंबर 8 स्पेशली पॉट डिटरमाइन करने का तरीका बताया है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर होल अमाउंट जो होगा वो सर्विस प्रोवाइड या परफॉर्म करने के टाइम में आपको पता नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर रूल नंबर 8A के बारे में देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन अदर केस। अदर केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का डिटरमाइन करना, अगर मान लो कि डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट जो होता है वही डिटरमाइन नहीं हो पाता, जो पेमेंट रिसीव किया गया है या इनवॉइस का दिन होता है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है किसी कारणवश, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में रूल नंबर 8A बोलता है कि जो आपका सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर होता है वो अपना बेस्ट जजमेंट लगा सकता है, और बेस्ट जजमेंट लगाने के लिए आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डिटरमाइन करने के लिए वो कंसर्न पर्सन को बोल सकता है कि भाई साहब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट या फिर अदर एविडेंस जो होता है, जरूरी होता है, हमें लाकर दो, ठीक है। उसके बाद या फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या अदर एविडेंस जो उसका आपको जो कंसिडर करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट जो मंगवाया है उसको जो कंसिडर करेगा, उसमें एक बात और ध्यान में रखते हुए आपको पॉट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ जो सर्विस टैक्स होता है उसको भी ध्यान में देते हुए, इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स को ध्यान में देते हुए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डिफरेंट पॉइंट पर इफेक्टिव रेट होगा उसके को ध्यान में रखते हुए वो पॉट डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या होता है, पॉट डिटरमाइन जो करेगा अपना बेस्ट जजमेंट से, वो कंडीशन होता है कि एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो होगा वो देना जरूरी है, रिटर्न में आपको एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी होता है।